अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर इधर पे 10 वोल्ट लगा हुआ है तो इसने अगर 2 वोल्ट खा लिया तो इसको 8 वोल्ट खाना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 2 मिला के फिर से 10 होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमें समझ आया। अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ इन सीरीज, ये भी तो चीज हमें दिख रहा है कि लिख सकता हूँ कि अगर देखोगे तो पूरा पोटेंशियल जो भी है वो V1 और V2 में डिवाइड हो गया था। पूरा पोटेंशियल अगर देखोगे वो V1 और V2 में डिवाइड हो गया था। और पूरा पोटेंशियल किसने खाया? पूरा पोटेंशियल तो मैं बोल सकता हूँ कि सर ये जो CS है ना, इसने पूरा पोटेंशियल खाया। CS देखो, CS को अच्छे से देखो, पूरा पोटेंशियल V उसने खा लिया। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि Q जो होता है वो हमेशा CV के बराबर होता है। तो इधर से तुम्हें पता होगा कि V जो होगा वो हमेशा Q/C के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर अच्छे से देखोगे तो ये V किसने खाया? इसने खाया। तो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 5 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को। कैपेसिटेंस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सीरीज और पैरेलल में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास रेजिस्टर को हम लोग ने क्या किया था? सीरीज या तो पैरेलल में कनेक्ट किया था। जैसे हम लोग ने उधर पे करंट डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिवीजन एंड वोल्टेज डिवीजन को। इधर पे चार्ज डिवाइड होगा, ये कैपेसिटर है तो चार्ज के साथ हम लोग खेलेंगे, ना कि करंट के साथ। ठीक है, लेकिन आएगा हमारे पास RC सर्किट, जहां पे हम लोग करंट के बारे में भी बात करेंगे और चार्ज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि तब R और C दोनों एक साथ सीरीज में लगा हुआ रहेगा। तब हम लोग पढ़ेंगे RC सर्किट, वो लास्ट में आएगा। तुम अच्छे से देखना, JEE एडवांस में ही वो सब चीजें है। और साथ में आज हम लोग करने जा रहे हैं PYQ को, और साथ साथ मेरा जो भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा सब कुछ आज मैं इधर पे करवा दूंगा। सीरीज और पैरेलल की अभी कहानी स्टार्ट होने वाला है, और वो कहानी 2-3 लेक्चर तक चलता जाएगा, क्योंकि हमें ढेर सारा क्वेश्चन इधर पे करना पड़ेगा, ताकि हमारा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट बन जाए, और साथ ही साथ जो भी ओलंपियाड में जो भी एडवांस में क्वेश्चन आ रहा है सब कुछ हम लोग आराम से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो पूरा बेसिक से एडवांस की सीरीज चल रहा है। तुम्हें अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आराम से जाके तुम क्या कर सकते हो, मेरा लेक्चर्स को देख सकते हो, और कोई भी अगर डाउट आ रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर, जहां पे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को, जो कि मैंने तुम्हें पूरा करंट में जैसे पढ़ाया था वैसा ही तुम्हारा इधर पे है। सिर्फ फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा और कुछ नहीं। जैसे रेजिस्टर का सीरीज में आता है आंसर, वो आ जाएगा कैपेसिटर का पैरेलल में, और जैसे तुम्हारा उसका पैरेलल में आंसर था रेजिस्टर का, वैसे ही तुम्हारा सीरीज में आ जाएगा कैपेसिटर का। चलो प्रूफ करके देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सोचो मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डील करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है C1, लेट्स से इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, या तो कितना एनर्जी वो स्टोर कर सकता है। और एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है, तो उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये सब कहानी हो चुका है, तुम लास्ट के लेक्चर्स देख सकते हो, ताकि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारा। ठीक है, तो मैं इधर पे पॉजिटिव नेगेटिव एक मैंने ले लिया एक्सटर्नल सोर्स, और इसके साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास V, और ये हो गया हमारा 0, ये हो गया V। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, यस हमें पता है अभी। ठीक है, हमें पता है पोटेंशियल मेथड कि वायर में अगर ये जो आइडियल वायर्स होते हैं तो उसमें पोटेंशियल क्या होता है, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये सब हमें पता है। और KCL के VL भी हम लोग लगा सकते हैं, याद रखना KCL के VL भी हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। KCL नहीं, KCL तो करंट, इधर पे चार्ज डिवीजन होगा, बट KVL हम लोग इधर पे आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक्चुअली करंट डिवाइड ही हो रहा है, बट उसको हम लोग चार्ज के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि ये कैपेसिटर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं सर, इधर से चार्ज निकला होगा, ये जो तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स है, इधर से चार्ज निकला है Q, और इधर कितना गया है Q, और इधर कितना गया है Q। ठीक है, और इसके अंदर कितना गया है, इससे बाहर कितना आया है, तो सब इधर पे Q तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी गेटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो चार्ज अगर Q निकला है इस बैटरी से, तो इस बैटरी में फिर से Q चार्ज ही आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर बन जाएगा, ये नेगेटिव इधर बन जाएगा, और ये फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, और ये फिर से नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यह हमें समझ आ गया। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि दोनों ही कैपेसिटर से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है,
दोनों ही कैपेसिटर से इधर पे चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया इसका मतलब ये हो गया कि इन सीरीज जैसे पहले करंट सेम जाता था, अभी क्या हो रहा है, चार्ज सेम जाता है। इन सीरीज चार्ज फ्लो इन सीरीज चार्ज फ्लो इन डिफरेंट कैपेसिटर, अलग अलग कैपेसिटर से आर सेम, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटर से जो चार्ज फ्लो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चार्ज फ्लो इधर पे क्या आता है, सेम आता है। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा सीरीज में। अच्छा, और कुछ पॉइंट देखो, ये अगर पोटेंशियल V है तो मैं इसको ये ऐसा बता सकता हूं कि ये V है पोटेंशियल, तो V से अगर इसने पोटेंशियल ड्रॉप, देखो ये कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, वो पक्का है। अगर इसने पोटेंशियल ड्रॉप किया लेट्स से V1 और इसने पोटेंशियल ड्रॉप कितना किया, लेट्स से V2, ठीक है, दोनों ने अलग अलग इधर पे क्या किया, पोटेंशियल ड्रॉप किया, ठीक है। तो क्या तुम इधर पे समझ सकते हो कि अलग अलग कैपेसिटेंस में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? यस। तो इधर पे हम लोग लिख सकते इन सीरीज पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू different capacitor is different, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटर में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। अगर इधर पे 10 वोल्ट लगा हुआ है तो इसने अगर 2 वोल्ट खा लिया तो इसको 8 वोल्ट खाना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 2 मिला के फिर से 10 होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हमें समझ आया। अच्छा, क्या मैं ये भी लिख सकता हूं इन सीरीज, ये भी तो चीज हमें दिख रहा है कि V जो भी गया होगा वो V1 और V2 में क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। ये भी तो इधर पे करेक्ट होगा, ठीक है। इन सीरीज सब कुछ इधर पे करेक्ट है, ठीक है। इधर पे हमें 3 पॉइंट इधर पे मिल चुका है सीरीज में, ठीक है। तीनों को यूज करते हुए सबसे पहले मैं इसका क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मैं इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम। तो इधर पे इक्विवेलेंट सर्किट हमें अभी बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट डायग्राम में तुम्हें क्या दिखेगा कि इन दोनों को हटा दो, हटा के तुम्हें एक इधर पे C इक्विवेलेंट लगाना चाहिए, तो हमें निकालना है। C इक्विवेलेंट ना बोल के मैं इसको CS बोल देता हूँ। CS मतलब कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, CS बोल दिया। और सेम बैटरी है और इधर पे तुम्हारा कनेक्शन है। मतलब इधर पे क्या हुआ सर, अचानक ये कैसे आ गया, तो मैंने कुछ नहीं, इन दोनों को हटा दिया। यही सर्किट है, ये पूरा सेम सर्किट है, वो यही सर्किट को उठा के इधर लेके गया, तो सेम सर्किट है। बस मैंने क्या किया, इन दोनों को हटा के मैंने एक कैपेसिटेंस इधर पे लगा दिया, ठीक है। दोनों को मैंने हटाया और एक कैपेसिटेंस मैंने इधर पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये यही सर्किट है। तो सेम अगर सर्किट है तो सेम ही तो चार्ज निकलेगा, ठीक है। चार्ज वगैरह सेम ही निकल रहा है, पोटेंशियल वगैरह सेम ही है। सिर्फ दोनों को हटा के मैंने बस एक मैंने इधर पे उसका जो इक्विवेलेंट होगा, जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, उसको मैंने कनेक्ट किया था। इसलिए अगर अच्छे से देखोगे तो पूरा चार्ज इसमें से फ्लो हो रहा है, क्यू चार्ज ही फ्लो हो रहा है और पूरा पोटेंशियल इसको मिल रहा है। तो मतलब इसका अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखोगे ना तो पूरा पोटेंशियल यही तो खा रहा है, तो पूरा पोटेंशियल इसके थ्रू ही चला जा रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो पूरा भी इसको ही मिल रहा है, ठीक है। इतना में समझ आता है। तो हमें बस अभी क्या करना है, उसका प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो उसका प्रूफ में अगर तुम देखोगे तो मैं इधर से यही चीज लिख सकता हूं कि अगर देखोगे तो पूरा पोटेंशियल जो भी है वो V1 और V2 में डिवाइड हो गया था। पूरा पोटेंशियल अगर देखोगे वो V1 और V2 में डिवाइड हो गया था। और पूरा पोटेंशियल किसने खाया, पूरा पोटेंशियल, तो मैं बोल सकता हूं कि सर ये जो CS है ना, इसने पूरा पोटेंशियल खाया। CS देखो, CS को अच्छे से देखो, पूरा पोटेंशियल V उसने खा लिया, ठीक है। और तुम्हें पता होगा कि Q जो होता है वो हमेशा CV के बराबर होता है। तो इधर से तुम्हें पता होगा कि V जो होगा वो हमेशा Q/C के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर अच्छे से देखोगे तो ये V किसने खाया, इसने खाया, इसने पूरा खाया।
देखो इसने V1 खाया, इसने V2 खाया, तो पूरा V अगर देखोगे इधर V का वैल्यू लिखना है तो मैं इससे लिख सकता हूँ, और इससे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस। तो चार्ज, इसमें चार्ज कितना जा रहा है, Q, और पर यूनिट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना है इसका, CS। V1, V1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम उसी तरह V1 मतलब इसका, तो इसमें चार्ज कितना जा रहा है डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस। और V2 मतलब देखो इसमें, इसमें चार्ज कितना जा रहा है, Q ही जा रहा है, और इसका वोल्ट तुम्हारा कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस है C2। देखो सही बात है सब कुछ। मैंने पोटेंशियल को लिखा, पोटेंशियल हमेशा होता है Q पर यूनिट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मैंने देखा कि V किसने खाया, पूरा पूरा V अगर देखोगे ना, ये जो इक्विवेलेंट जो हम लोग ने CS लिखा था ना, उसने खाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा V1 किसने खाया, तो इसने खाया, V2 किसने खाया, इसने खाया। खाया मतलब समझ आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल उधर पे ड्रॉप हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें V1 हुआ है, तो इसका अगर हमें V1 का वैल्यू निकालना है तो चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस कर सकते हैं। चार्ज कितना जा रहा है, Q, और कैपेसिटेंस कितना है, C1 है, तो चार्ज पर यूनिट कैपेसिटेंस ऐसे करके अगर लिखोगे, चार्ज चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो 1/CS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आने वाला है फॉर 2, ठीक है। अच्छा, फॉर n अगर मुझे इधर पे लिखना है, फॉर n लिखना है इसके लिए, फॉर n डिफरेंट कैपेसिटर, अलग अलग n कैपेसिटर अगर लगा हुआ है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/CN। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है, फॉर n डिफरेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर अगर देखोगे फॉर n, अच्छा पहले फॉर 2 लिख लेते। फॉर 2 देखना, ये थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा नोट लगा के लिखो, क्योंकि यही हम लोग यूज करते हैं हमेशा। रेजिस्टेंस में भी है, यही हम लोग ने यूज किया था कि अगर 2 है, फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर 2 कैपेसिटर्स, क्या हम लोग लिख सकते हैं 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं, तो C1 C2 आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसको अगर तुम क्या करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो ऊपर में आ जाएगा इनटू और नीचे आ जाएगा प्लस। आई होप तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये सब मुझसे सुने होंगे कि ऊपर में इंटू करो और नीचे में प्लस कर दो। मैं क्या बताता हूँ कि ऊपर में इंटू करो और नीचे में प्लस कर दो, ऊपर में 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या कर दो, प्लस कर दो। तो तुम्हें एलसीएम वगैरह लेने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं और इधर पे उनको रेसिप्रोकल करना क्या करते हैं, भूल जाते हैं। रेसिप्रोकल भी तो करना पड़ेगा अगर एलसीएम से तुम सॉल्व करोगे, बट अगर ये तरीका से करोगे तो तुम्हें इधर पे कोई एलसीएम वगैरह लेना नहीं है। साथ में क्या नहीं करना है, साथ में रेसिप्रोकल भी नहीं करना है। सिर्फ तुम्हें ये याद रखना, ऊपर इंटू नीचे प्लस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं तुम्हें, देखो कितना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तुम्हें अगर 3C एंड 6C अगर दिया हुआ है, कितना कितना दिया है तुम्हें, 3C और 6C अगर दिया हुआ है, ठीक है। 3C 6C या तो ऐसे ले लो, या तो ऐसे ले लो, 3 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड अगर दिया हुआ है, ठीक है। 3 और 6 अगर दिया हुआ है, तो C इक्विवेलेंट अगर तुम्हें लिखना है ना, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे ऊपर में इंटू, सोचो दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो ऊपर इंटू और नीचे क्या करोगे, दोनों का प्लस। तो देखो एक लाइन में आंसर आता है एक्चुअली, बट मैं अभी तुम्हें सिखा रहा हूं इसलिए मैं इतना लिख रहा हूं, ठीक है। तो इतना आ जाएगा तुम्हारा माइक्रोफराड, ठीक है। यही तुम्हारा एक लाइन में आ सकता है। जब ऊपर इंटू करोगे 18 डायरेक्ट लिख सकते हो, और नीचे प्लस करना है डायरेक्ट 9 लिख सकते हो। 18/9 2 होता है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। लेकिन इसको ही अगर तुम इधर पे बिठा बिठा के देखोगे ना, तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। साथ में अगर रेसिप्रोकल नहीं किया तो गलत ही हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। अच्छा, और कुछ है क्या इंपॉर्टेंट, यस, और क्या है इंपॉर्टेंट, और एक चीज था इंपॉर्टेंट, फॉर एन फॉर एन सिमिलर, अगर सिमिलर लगा हुआ है तो क्या होगा, फॉर एन सिमिलर कैपेसिटेंस लिख देता हूं, आर कनेक्टेड इन सीरीज,
ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। एन अगर सिमिलर है तो क्या करोगे बोलो तो हमें पहले से ही पता था इसका जो आंसर आता है, पहले से ही आई होप तुम्हें पता होगा कि इसका जो आंसर आता है वो आ जाता है तुम्हारा सी इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है इसका सी बाई एन, या तो सीरीज बोल दो, सी सीरीज जो आएगा, सीरीज में जो आएगा वो सी बाई एन आता है। ठीक है, आई होप तुम्हें पहले से ये पता है। ये कैसे पता आया सर, ये मैं अभी बता देता हूं तुम्हें कि इधर पे देखो ना, अगर एन सिमिलर लगा हुआ है मतलब सबका कैपेसिटेंस सी 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 सी, सबका कैपेसिटेंस अगर सी है तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c ऐसे n टाइम्स करना है, तो n/c आ जाएगा आंसर। अगर 10 बार करोगे तो 10/c आएगा, n टाइम्स करोगे तो n/c आ जाएगा, तो n/c आ जाएगा आंसर। 1/c सी सीरीज इक्वल टू n/c आ जाएगा, और उसको अगर तुमने रेसिप्रोकल कर दिया तो c/n आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अगर मैंने तुम्हें बताया कि 5 माइक्रोफेराड 5 बार लगा हुआ है, तो बताओ सीरीज में उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा। 5 माइक्रोफेराड 5 बार लगा हुआ है तो तुम बताओगे 5/5। देखो c/n होता है, अगर 5 50 बार लगा हुआ है तो c का वैल्यू 5 और n का वैल्यू कितना बार लगाया 50 बार, तो 5/50 तो आ जाएगा 1/10। ऐसे करके तुम इजीली निकाल सकते हो। अगर दो माइक्रोफेराड 20 बार लगा हुआ है तो तुम क्या बोलोगे 2/20, 10 बार लगा है तो 2/10। ऐसे करके तुम क्या कर सकते हो, सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो अगर वो सिमिलर है। ठीक है, तो इधर पे वर्ड है, ये वर्ड्स वगैरह देखना पड़ेगा कि इधर पे ये सिमिलर है। ठीक है, ये सिमिलर वाला केस मैंने बोला इधर, और इधर पे अगर देखोगे तो ये डिफरेंट वाला है। ठीक है, ये दोनों चीजें तुम्हें इधर पे लिखना चाहिए, नोट्स में ये सब आना चाहिए। ठीक है, आई होप तुम्हें अभी प्रूफ समझ आ गया होगा। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, और आगे जाके हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन इधर पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी, उसके बाद दोनों का क्वेश्चंस आराम से स्टार्ट करेंगे जब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सीख जाएंगे उसके बाद। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते, पहले अंदर से ड्रॉ कर लेते कि ये है हमारे पास एक, और ये है हमारे पास दूसरा कैपेसिटर। सोचो मैंने ये पूरा दोनों कैपेसिटर को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ मैंने इधर पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो कि V है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, और इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2। ठीक है, तो हमारे पास दो पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी होता है, देख लो पहले ये समझ लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन तभी होगा जब, पहले ये समझो कि ये अगर V होता है तो हम लोग हाई पोटेंशियल को V मान सकते हैं और लो पोटेंशियल को 0 मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सिखाया था कि इधर V मानो या तो V-1 मानोगे तो इधर 1, दोनों को माइनस करने के बाद ये आना चाहिए, तो V-0 करने से V आता है। इधर अगर तुमने मान लिया कि V-2 तो इधर पे 2 मान लो, तो V-2, और इधर V+2 अगर तुमने माना तो इधर 2 मानो, तो V+2 -2 इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इन दोनों को ऐसे मानना है कि दोनों को माइनस करने से ये आता है। तो सिंपल जो होता है कि हम लोग इधर में V मान लेते और इधर 0 मान लेते, तो V-0 इस डायरेक्ट V आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर V हुआ तो इस पॉइंट में देखो पोटेंशियल V है और इस पॉइंट में पोटेंशियल 0 है, तो जिस पॉइंट में पोटेंशियल V है तो मैं इस पॉइंट में भी V लिख सकता हूँ, क्योंकि ये खाली तुम्हारे पास क्या है, वायर है, वायर का जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है उसको हम लोग इधर पे नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अगर V हुआ तो ये V हो जाएगा, ये अगर V हुआ तो ये भी V हो जाएगा, ये अगर V हुआ तो ये भी V हो जाएगा, ये अगर V हुआ तो ये भी V, ये अगर V हुआ तो ये भी V हो जाएगा, क्योंकि खाली वायर से तो उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन बीच में अगर रेजिस्टेंस या तो कैपेसिटेंस या तो आगे जाके पढ़ेंगे इंडक्टर, इंडक्टेंस बोलेंगे उसको, तो वो सब चीजें अगर आता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, अगर खाली वायर रहता है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो V V V V V V और इधर V। ठीक है, इधर अगर 0 है तो इस पॉइंट में 0 लिख सकते,
इस पॉइंट में 0 लिख सकते, इस पॉइंट में 0 लिख सकते, इस पॉइंट में 0 लिख सकते और इस पॉइंट में भी 0 लिख सकते। ठीक है, ओके, हमें समझ आ गया सर। तो तुम मुझे बताओ कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। पहले ये मुझे बता दो, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या है। v माइनस जीरो इज v। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, v माइनस जीरो इज v। ये समझना था तुम्हें, ठीक है, तुम्हें ऐसा समझना था। तुम्हें ऐसा नहीं डायरेक्ट समझना था कि इसमें v लगा दिया तो इसमें इसको इन दोनों को v पोटेंशियल मिल रहा है ताकि ये किसमें है, पैरेलल में है। ऐसा नहीं, ये गलत है। ठीक है, अगर मैंने ये कैपेसिटेंस दो है ना, अगर मैंने एक कैपेसिटेंस इधर लगा दिया ना तो तुम बोल नहीं सकते कि पूरा भी इसको मिल रहा है, नहीं। जब ये दो कैपेसिटेंस है, इधर अगर मैंने तीसरा कैपेसिटेंस इधर अगर लगा दिया ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए तुम्हें ये मेथड पता होना चाहिए जो मैंने अभी दिखाया तुम्हें, बेसिक है। ये सब चीजें सीखना है, ठीक है, आगे जाके लगेंगे। आज आज ही कराऊंगा मैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे तब। ठीक है, अच्छा, तो ये हमें समझ आ गया कि इन, क्या समझ आ गया, जो समझ आया उसको लिख लेते। इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ potential drop of different capacitance is सेम। पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, डिफरेंट कैपेसिटेंस का सेम हो जाएगा। ठीक है, ये हमें समझ आ रहा है। फिर अगर देखोगे और हमें क्या समझ आया इधर से, देखो, और हमें ये समझ आएगा आगे जाके। आगे जाके देखो, मैं तुम्हें ये समझाता हूं कि अगर इधर से चार्ज क्यू निकला, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स से चार्ज क्यू निकला, तो ये चार्ज इधर जाएगा, ये चार्ज इधर जाएगा और यही चार्ज इधर से फ्लो होना स्टार्ट करेगा। ऊपर से ऐसे फ्लो होगा और इधर से ऐसे फ्लो होगा। मतलब इसको एक जंक्शन मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। और इस जंक्शन में चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे केसीएल था, इसमें भी तुम सोच सकते हो कि ये क्या है, ये तुम्हारा चार्ज डिवीजन का, ठीक है। उधर पे करंट डिवीजन था, इधर पे क्या हो रहा है, चार्ज डिवीजन हो रहा है। कि चार्ज अगर Q इस जंक्शन में आया तो इधर से जितना जाएगा ना, इधर से लेट से गया Q1, तो इधर से कितना जाएगा, लेट से Q2। तो क्या तुम्हें यह समझ आया कि Q1 और Q2 मिलके पूरा Q होना ही चाहिए। ठीक है, तो इधर से मैं लिख सकता हूँ Q शुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो होना ही है, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इधर पे अगर Q आया तो Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया, तो इसको लग रहा है Q1 इधर से कितना जा रहा है, Q1 इधर से कितना जा रहा है, Q1 इधर से कितना आ रहा है, Q2 इधर से कितना आ रहा है, Q2 इधर से कितना आ रहा है, Q2। Q1 और Q2 मिलके फिर से कितना बन जाएगा, देखो Q1 और Q2 मिलके कितना बनता है, Q बनता है। Q से ही तो Q1 Q2 बना था, तो दोनों मिलके फिर से Q बन गया। और फिर वही Q क्या हो जाएगा, पूरा बैटरी में आ जाएगा। ठीक है, बैटरी से Q निकला था, Q आना चाहिए, क्योंकि ये तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, अच्छा, ये इतना हमें समझ आ गया। अब सुनो कहानी। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं कि इन पैरेलल चार्ज डिवाइड होता है, इन पैरेलल चार्ज थ्रू डिफरेंट कैपेसिटेंस आर डिफरेंट। मतलब अलग अलग कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में लगा हुआ है, अलग अलग कैपेसिटेंस, ठीक है, एक 2 है एक 4 है, अलग अलग कैपेसिटेंस हो गया, एक 2 माइक्रोफेराड है एक 4 माइक्रोफेराड है, तो अलग अलग कैपेसिटेंस हो गया। अलग अलग कैपेसिटेंस अगर लगा हुआ है, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड है, तो तुम बोल सकते हो उसमें अलग अलग क्या जाएगा, चार्ज जाएगा। ठीक है, यही बात इधर से हमें समझ आया। तो ये सब चीजें तुम्हें इधर पे पता होना चाहिए। और अगर ये सब चीजें तुम्हें पता हो गया है, ठीक है, तो तुम अभी क्या कर सकते हो, इसका डेराइवेशन कर सकते हो। दैट इज, हमें पता था कि जितना भी चार्ज निकल रहा है ना, वही तुम्हारा Q1 और Q2 में डिवाइड हो रहा है। उसके पहले हमें इधर पे एक इक्विवेलेंट डायग्राम उसका बनाना पड़ेगा, वो बना लेते चलो।
क्या बनाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट बोल सकते हो या तो डायग्राम बोल सकते हो। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो आएगा, इन दोनों को क्लैप कर लो, करने के बाद तुम एक उसका इक्विवेलेंट लिख लो, दैट विल बी लेट्स से सीपी। सीपी मतलब पैरेलली तुम्हारा इक्विवेलेंट कितना है, सीपी, पैरेलली कैपेसिटेंस कितना है, और इसको ही तुम इधर पे सेम बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या तुम्हें इधर पे समझ रहा है कि ये जो चीज है यही है, सिर्फ इन दोनों को हटा के मैंने इधर पे सिर्फ एक सीपी यूज कर लिया। सीपी मतलब इधर पे टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दैट टू कैपेसिटेंस। ये जो दो कैपेसिटेंस इधर पे लगा है ना, इन दोनों कैपेसिटेंस का क्या है, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये सीपी जो है उसका ही वैल्यू हमें निकालना है। और तुम्हें ये भी समझ आ रहा होगा कि इधर से जितना भी क्यू निकला होगा वो पूरा क्यू इधर से ही फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, पूरा इधर से ही फ्लो हो रहा होगा, और इधर से जितना भी वोल्टेज मिला होगा वही वोल्टेज इसको भी मिल रहा होगा। ठीक है, ये दोनों बात अगर तुम्हें समझ आता है तो बस हो गया। अभी तुम बस इधर पे लिखो कि जो भी चार्ज गया था वो Q1 और Q2 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और Q का वैल्यू अगर हमें लिखना है तो तुम मुझे बताओ कि कौन सा कैपेसिटर ऐसा है, तीनों में देखो, एक दो और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है, कौन सा कैपेसिटर ऐसा है जिसमें तीनों पूरा चार्ज जा रहा है Q, तो एक ही कैपेसिटर है, दैट इज दिस। इसमें देखो पूरा जा रहा है तुम्हारा, क्यू जा रहा है, कितना जा रहा है, पूरा चार्ज इसमें क्यू जा रहा है। तो पूरा चार्ज अगर इसमें क्यू जा रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो क्यू इजिकल टू, तुम्हें पता होगा कि क्यू इजिकल टू क्या होता है सर, क्यू इजिकल टू सीवी होता है, सीवी, ये तुम्हें पता है पहले से। तो क्यू इजिकल टू अगर सीवी होता है तो इसमें सी कितना है, देख लो, क्यू तो इसमें जा रहा है ना, पूरा क्यू इसमें जा रहा है, तो इसका सी और इसका पोटेंशियल वी। ठीक है, इसमें पोटेंशियल पूरा ले लिया ना, तो वी। और उसी तरह Q1 देखो इसमें जा रहा है तो इसका सी कितना है, C1, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप देखो कितना है, V तो है, तो V। उसी तरह Q2 देखो इसमें जा रहा है Q2, तो Q2 को कैसे लिखेंगे, इसका C2 और इसका जो पोटेंशियल है दैट इज V है, इसका पोटेंशियल, तो V। तो V ने V को V से मारा तो तुम्हारे पास आ गया CP इजिकल टू C1 प्लस C2। क्या तुम्हें याद आ रहा है कि ये तो ऐसा ही तुम्हारा आंसर रेजिस्टेंस का सीरीज में आया था, यही आंसर तुम्हारा क्या हो गया, इसका पैरेलल में आ गया आंसर। समझ आ गया, सिंपल चीजें है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। और उसके बाद अगर फॉर एन ये सब लिख लेते जल्दी जल्दी फॉर्मेलिटी से ही, बस कि एन डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सी पैरेलल इज इक्वल टू C1 C2 C3 डॉट 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 CN। ठीक है, फिर हम लोग लिख सकते फॉर एन सिमिलर कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो आंसर क्या बताओगे, आंसर बता देना कि सी पैरेलल जो आएगा वो आएगा सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी। तो ऐसे करते अगर एन टाइम्स प्लस करोगे तो ये आ जाएगा सी प्लस सी प्लस सी। ऐसे ही हमें क्या करना है, एन टाइम्स प्लस करना है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एन सी। सी पी इजिकल टू क्या आ जाएगा, एन सी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया होगा तुम्हें, जल्दी से नोट कर सकते हो इसको। तो देखो अभी इसका हम लोग क्या सीख सकते हैं, चार्ज एंड वोल्टेज डिवीजन। देखो चार्ज डिवाइड हो रहा था पैरेलली, देखो क्या हो रहा था हमारे पास कि अगर तुम पैरेलली किसी को कनेक्ट कर रहे थे कैपेसिटर को तो चार्ज डिवाइड हो रहा था, रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं पर इतना जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो।
देखो ये हो गया हमारे पास सर्किट। ठीक है, ये सर्किट में अगर मुझे बताना है ये सर्किट में अगर हमें चाहिए कि चार्ज कैसे डिवाइड हुआ है, तो इसका C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। देखो इधर से चार्ज निकला होगा Q, इधर गया होगा Q, और इधर से आया होगा Q। ठीक है, इस पॉइंट से या तो इस जंक्शन से बोलो, इस नोड से बोलो, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या हुआ है कि चार्ज क्या हुआ है, Q आया था और अभी Q1 और Q2 में डिवाइड हो गया। Q1 अगर देखोगे ना तो C1 में जो चार्ज मिल रहा है वो Q1 है, और C2 में जो चार्ज मिल रहा है दैट इज Q2। C2 में जो चार्ज मिल रहा है दैट इज Q2। ठीक है, तो इधर से आया Q1, इधर से गया Q2। अब डायरेक्टली अगर तुम्हें किसी ने पूछ लिया कि Q1 कैसे निकालना है, तो तुम सिंपल, अगर तुम्हें बोर्ड वाला एग्जाम का आंसर देना है तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसमें अगर चार्ज चाहिए तुम्हें, डायरेक्ट तुम बोल सकते हो कि चार्ज जो आता है वो आता है इसका Q1, वो आता है C1 और इसका पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये V पोटेंशियल है, ठीक है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये कितना मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है। अभी देखो ये V है और डायरेक्टली ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड है, तो पूरा V इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। तो अभी डायरेक्ट C1 V1 हम C1 भी लिख सकते हैं इस पे। और अगर इसमें चार्ज चाहिए तुम्हें, ठीक है, इसमें अगर तुम्हें चार्ज चाहिए तो तुम लिख सकते हो इसका चार्ज क्या हो जाएगा Q2, वो आ जाएगा C2, और आ जाएगा तुम्हारा V, क्योंकि ये V इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। देखो इसके अक्रॉस कितना आ रहा है, ये भी V आ रहा है, और इसके अक्रॉस भी तुम्हारा पोटेंशियल क्या आ रहा है, इसके अक्रॉस भी तुम्हारा पोटेंशियल V आ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम ही आ रहा है, इसके वजह से तुम C1V और C2V लिख सकते हो इसका चार्ज। बट मैं तुम्हें इधर पे शॉर्टकट देना चाहता हूं कि शॉर्टकट अगर तुम यूज करोगे इसमें तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। शॉर्टकट अगर इधर पे हम लोग यूज करेंगे, मतलब शॉर्टकट को प्रूव भी कर सकते हैं। शॉर्टकट अगर यूज करना है दैट इज Q1 अगर तुम्हें चाहिए, तो अगर Q1 चाहिए, Q1, तो डायरेक्ट तुम क्या करो, C1 को ऊपर रखो। Q1 मतलब इसमें चार्ज चाहिए, तो डायरेक्ट C1 को ऊपर रखो और नीचे C1 प्लस C2 करो। ठीक है, और इनटू टोटल चार्ज कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर आराम से एक ही सेकंड में आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अगर चार्ज Q1 निकालना है, जिसमें तुम्हें चार्ज निकालना है उसका कैपेसिटेंस को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय दोनों कैपेसिटेंस को प्लस इनटू टोटल चार्ज ब्रांच में कितना आया था। ठीक है, उसी तरह अगर तुम्हें कभी Q2 चाहिए होगा, Q2, तो Q2 किस में जा रहा है, C2 में जा रहा है ना, C2 में, तो C2 ऊपर रखो और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 करो, और टोटल चार्ज जितना भी आ रहा था जिससे ये डिवाइड हुआ है दैट इज Q से डिवाइड होके आया ना, तो इसलिए तुम इधर पे Q को Q से इंटू कर दो। ठीक है, प्रूफ करने से ये आ जाता है, बट ये शॉर्टकट है, तुम आराम से इसको सीख सकते हो। ठीक है, जो करंट में भी मैंने दिया था, करंट में उल्टा था, लेकिन करंट में अगर I1 चाहिए होता था तो R2 ऊपर रहता था और नीचे R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट, ऐसा करते थे। ठीक है, तो इसमें अगर Q1 चाहिए तो C1 रहेगा, Q2 चाहिए तो C2 रहेगा। ठीक है, ये सिंपल केस है, तुम इसको क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, और आगे जाके हम लोग यूज भी करेंगे इसको। ठीक है, तो दोनों चीज को इधर पे सीख लो, अच्छा होगा आगे के लिए। ठीक है, ये और ठीक है, अच्छा, तो अभी देखो नेक्स्ट आता है, ये तुम्हारा चार्ज डिवीजन हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, चार्ज डिवाइड कर दिया हम लोग ने। ठीक है, चार्ज डिवीजन, हमने क्या किया, चार्ज डिवीजन कर दिया। अभी आता है हमारे पास वोल्टेज डिवीजन। देखो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, अगर तुमने अच्छे से नोटिस किया होगा पूरा डेरिवेशन में, तो सीरीज में क्या हुआ था, सीरीज में डिवाइड हुआ था। जैसे कि ये था हमारे पास एक, ठीक है, और ये दूसरा। अच्छा याद रखना, इट इज ओनली वैलिड
फॉर, ये जो फॉर्मूला है ना, वैलिड फॉर 2 कैपेसिटर ओनली। 2 कैपेसिटर अगर है तो ही इसको लगाना, 2 कैपेसिटर ओनली। अगर 2 कैपेसिटर है तो ही ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर 3 कैपेसिटर है तो क्या करोगे, इधर पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दोगे क्या? अगर 3 पैरेलली लगा हुआ है तो इधर पे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओनली वैलिड फॉर 2 कैपेसिटर। अगर 3 कैपेसिटर आता है तो 3 कैपेसिटर के लिए तुम्हें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल पहले निकालो, इसमें पोटेंशियल कितना है, और तुम्हें C1 तो पता ही होगा, तो C1 और V कर दो, C2 और V कर दो, पोटेंशियल निकाल दो कि कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल निकल जाएगा तो आराम से चार्ज निकाल सकते हो C और V को इंटू करके, ठीक है। अच्छा, ये भी वोल्टेज डिवीजन में जो शॉर्टकट दूंगा, ये भी तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए वैलिड है। जैसे कि मैंने इधर पे एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल भी दिया हुआ है, और इसका C1 है कैपेसिटेंस, C2 है इसका कैपेसिटेंस, C2 है इसका कैपेसिटेंस। तुम्हें पता होगा कि इधर से चार्ज निकला होगा, इधर से चार्ज गया होगा, इधर से चार्ज गया होगा, इधर से चार्ज निकल गया होगा, इधर से चार्ज फिर से गया होगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर तुम्हें चार्ज पता है तो तुम डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल सकते हो। देखो, हमें पोटेंशियल चाहिए, हमें पोटेंशियल डिवाइड करना, मतलब इसने कितना पोटेंशियल खाया V1 और इसने कितना पोटेंशियल खाया लेट्स से V2। तो V1 और V2 का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सर इसमें चार्ज हमें पता है, तो तुम्हें पता है कि Q इजिकल टू CV होता है, तो V इजिकल टू Q बाई C हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता है Q बाई C होना है, तो Q का अगर वैल्यू तुमने कहीं से भी निकाल लिया तो V1 निकालना तो आसान है, दैट इज ये Q और बाई इसका C1 कर देना, और V2 भी निकालना आसान है, दैट इज Q निकाल लो और बाई क्या कर दो, C2 लगा लो। ठीक है, ये आसान वाला है, ये तुम बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें इधर पे शॉर्टकट सीखना है, हमें तो कुछ नया सीखना है ना। तो इधर पे अगर नया तुम्हें कुछ सीखना है तो तुम इधर पे लिख सकते हो कि अगर मुझे V1 चाहिए तो मैं, तो तुम क्या करो, तुम हमेशा V1 चाहिए तो C2 को ऊपर रखो और नीचे C1 प्लस C2, नीचे क्या करोगे C1 प्लस C2 और इनटू टोटल पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। टोटल पोटेंशियल से इसने कितना खाया वो हमें निकालना है, तो अगर V1 निकालना है तो हमेशा क्या करोगे तुम, C2 डिवाइडेड बाई, देखो V1 है तो C2 निकालना है, C2 ऊपर रखना है, तो उसी के जैसा अगर V2 चाहिए तुम्हें कभी भी, तो तुम्हें इधर पे अभी C1 को ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे C1 प्लस C2 और क्या करोगे इनटू में भी कर दोगे। इनटू में क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल से ही हमें इसको डिवाइड करना है ना, इसलिए इनटू में हमेशा टोटल पोटेंशियल को करना है। इधर पे टोटल चार्ज से डिवाइड हो रहा है इसलिए टोटल चार्ज को इनटू किया था, इधर पे देखो टोटल पोटेंशियल से डिवाइड हो रहा है इसलिए टोटल पोटेंशियल को इनटू करना है। और कैसे करना है, इधर पे अगर V2 है तो C1, लेकिन इधर पे देखो Q2 है तो C2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम ऐसा भी इसको सीख सकते हो, देखो मैं तरीका बताता हूँ कि Q इजिकल टू CV होता है, तुम ऐसा सीख लो कि Q और C तो सर इधर पे अगर V कांस्टेंट है तो Q और C तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q और C तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए Q अगर चाहिए तो C, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इधर 1 होने से इधर 1, ठीक है, इधर 2 होने से इधर 2। तो ये तुम्हारा इसका मीनिंग हो गया कि अच्छा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सीखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमें इधर से समझ आया। और इधर से अगर तुम देखोगे तो Q इजिकल टू CV होता है, तो V इजिकल टू तुम्हारा Q बाई C होता है। सर V और C तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब Q क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा, तो V और सर C तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर V1 चाहिए तो C2 लगाओगे, अगर V2 चाहिए तो C1 रखोगे, इन्वर्सली है ना इसलिए। ठीक है, तो ऐसे करके तुम इस चीज को याद कर सकते हो। ठीक है, याद करने का तरीका भी मैंने तुम्हें बता दिया, तो रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। चलो अभी एक क्वेश्चन करके इस चीज को समझते, ठीक है। क्वेश्चन मैं दे देता हूं तुम्हें एक, सबसे पहले इजी वाला, इजीली तुम अभी निकाल सकते हो इसको, कि मैंने तुम्हें दे दिया इधर पे 6 माइक्रोफेराड और इधर पे मैंने दे दिया तुम्हें 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, और इसके साथ मैंने इधर पे एक एक्सटर्नल सोर्स को कनेक्ट कर दिया, जो कि खुद भी
जो कि खुद है लेट्स से 20 वोल्ट का। ठीक है, ऐसा सिस्टम दिया गया है, ऐसा तुम्हारा सर्किट दिया गया है। तो तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें निकालना है इसमें फाइंड सी इक्विवेलेंट। सबसे पहले इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, उसके बाद तुम्हें निकालना है फाइंड नेट करंट, करंट नहीं सॉरी चार्ज, नेट चार्ज निकालना है। नेट चार्ज मतलब बैटरी के थ्रू कितना तुम्हारा चार्ज निकला है, दैट इज नेट चार्ज। और उसके बाद निकालना है फाइंड Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 मतलब कि इसमें से कितना चार्ज गया है और इसमें से कितना चार्ज गया है, मतलब इसमें से कितना चार्ज गया होगा दैट इज Q1 और इसमें से कितना चार्ज गया है दैट इज Q2। तो हमें सब कुछ बताना है। Q नेट कौन सा है, Q नेट मतलब ये है, इधर से कितना चार्ज निकला है दैट इज Q नेट। ठीक है, इधर पे कितना चार्ज जा रहा है दैट इज Q नेट, इधर पे कितना जा रहा है दैट इज Q नेट। ठीक है, Q नेट निकला, Q नेट गया, Q नेट डिवाइड हुआ है। तो अभी हमें चाहिए सबका वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते दैट इज सी इक्विवेलेंट को। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट को निकालने के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपल ही है। दैट इज सी इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो ये पैरेलल है ना, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में तो डायरेक्ट प्लस हो जाता है सर। तो प्लस होता है तो हम लोग लिख सकते हैं इधर पे 6 और इधर पे 4, तो इट विल बी 10 माइक्रोफराड। ठीक है, देखना माइक्रोफराड में है तो माइक्रोफराड में लिखना पड़ेगा। मतलब इसका अगर एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास इधर पे 10 माइक्रोफराड इधर पे दिखाई देगा। इन दोनों को हटा के तुम कितना लिख सकते हो 10 माइक्रोफराड, और इधर पे 20 वोल्ट का बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर सकते। तो ये दोनों सर्किट सेम ही है। ठीक है, सिमिलर सर्किट है। तो हमें अभी क्या चाहिए, क्यू नेट चाहिए। हमें क्या चाहिए, इधर से नेट कितना करंट नहीं सॉरी चार्ज निकला है, तो क्यू नेट हमें चाहिए। तो क्यू नेट अगर निकालना है तो क्यू नेट इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, सी नेट मतलब सी जितना भी आ गया और इनटू पोटेंशियल। तो सी अगर देखोगे इक्विवेलेंट इधर पे कितना आया है 10, और वोल्टेज अगर देखोगे तो कितना है 20, तो ये आ जाएगा 200। और क्योंकि इधर माइक्रोफेराड था तो ये माइक्रो कुलम में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर तुम्हारा आ गया क्यू नेट का 200 माइक्रोकुलम। ठीक है, 200 माइक्रोकुलम बैटरी से निकला है। बैटरी से 200 माइक्रोकुलम निकल के इधर पे अभी क्या हुआ होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इधर पे Q1 गया है, इधर पे Q2 गया है। तो तुम्हें Q1 और Q2 निकालना है। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड वाला चीजें हम लोग ने सॉल्व कर दिया। और थर्ड जो तुम्हें सॉल्व करना है दैट इज थर्ड का जो आंसर हमें चाहिए वो चाहिए Q1 का वैल्यू। अभी तुम्हें मैंने सिखाया था कि दोनों तरीके से करते हैं। चलो एक तो ये कर लेते कि ये 20 वोल्ट है तो मैं इधर पे 20 वोल्ट लिख सकता हूँ, ये इधर पे 0 वोल्ट लिख सकता हूँ क्योंकि 20 माइनस 0 तो 20 होगा। तो इस पॉइंट में मैं 0 वोल्ट लिख सकता हूँ, इस पॉइंट में मैं 0 वोल्ट लिख सकता हूँ, इस पॉइंट में मैं 0 वोल्ट लिख सकता हूँ, और इस पॉइंट में मैं 0, और इस पॉइंट में भी मैं 0 लिख सकता हूँ। ये अगर 20 है तो इस पॉइंट में 20 लिख सकता हूँ, इस पॉइंट में 20 लिख सकता हूँ, इस पॉइंट में 20 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही हर एक पॉइंट में कितना लिख सकता हूँ, 20 वोल्ट ही लिख सकता हूँ। ठीक है, हर एक पॉइंट में 20। मतलब इसने कितना खाया, ये कैपेसिटर कितना पोटेंशियल को ड्रॉप करा रहा है। तो आंसर इज 20 माइनस 0। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ता है, 20 माइनस 0 मतलब 20। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर चार्ज हमें निकालना है तो चार्ज को हम लोग लिख सकते हैं C1 इंटू वी। C1 इसका कितना है, C1 इसका कितना है 6, और इसने V पोटेंशियल ड्रॉप इसने कितना करवाया है 20। तो आंसर आ जाएगा 120 माइक्रोकुलम। तो 200 से अगर इसमें 120 चला गया तो इसमें 80 जाने वाला है। फिर भी तुम इसको फॉर्मूला लगा के निकाल लो, दैट इज C2 इंटू इसका पोटेंशियल कितना है। तो इसका पोटेंशियल भी देखो, ये 20 था ना, तो इसमें भी देखो 20 माइनस 0। देखो इसके अक्रॉस कितना है 20 माइनस 0 है, मतलब इसने भी कितना खाया 20 खाया। तो इसका मतलब, और इसका C2 कितना है 4 है, तो 4 इंटू इसमें कितना है 20 है, तो ये आ जाएगा 80 माइक्रोकुलम। कितना आ जाएगा 80 माइक्रोकुलम। तो एक में 120 माइक्रोकुलम है और एक में कितना है 80 माइक्रोकुलम है। ठीक है, इसी चीज को अगर मैंने जो तुम्हें अभी फॉर्मूला दिया था इससे अगर मैं निकाल के दिखाता हूँ तो क्या सेम आएगा क्या, हाँ सेम आएगा। चलो देख लेते। ठीक है, शॉर्टकट यूज करके देख लेते, शॉर्टकट यूज करके चलो इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते। ठीक है, शॉर्टकट यूज करके तुम निकाल लो Q1। Q1 जब निकालोगे तो मैंने क्या बताया था, Q1 निकालने के टाइम, ठीक है, Q1 निकालने के टाइम हमेशा C1 को ऊपर रखना। तो Q1 मतलब ये, तो इसके लिए
C1 ये हो जाएगा ना, Q1 के लिए ये C1 है, तो 6 डिवाइडेड बाई दोनों का प्लस, दोनों का अगर प्लस नीचे करोगे तो आ जाएगा 10 और इनटू टोटल चार्ज कितना इधर से आ रहा है, तो टोटल चार्ज हम लोग ने निकाला था तो आंसर आया था 200। कितना आया था? 200। कितना आया था? 200। तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। दैट इज, इधर पे अगर आंसर देखोगे कितना आ जाएगा? 120 माइक्रो कूलम। कैसे सर? ये 10 से इसको काट दो तो ये 20 आ जाएगा, 20 इंटू 6 ये आ जाएगा तुम्हारा 120। ठीक है। उसी तरह Q2 अगर चाहिए तो C2 को ऊपर रखो। Q2 अगर चाहिए, Q2 जिसमें जा रहा है वही C2 है, दैट इज 4 ऊपर आ गया और नीचे दोनों का प्लस करने से 10 ही आएगा और इंटू टोटल तो कितना आ रहा था? 200 ही आ रहा था ना ब्रांच में। इसको काटो तो फिर से तुम्हें 80 माइक्रो कूलम मिल जाएगा। तो तुम चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही बराबर है। ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में हम लोग करते हैं। ठीक है। और ये तुम एंट्रेंस में कर सकते हो, या तो इसको बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम लिख देना अच्छे से कि जो C1 का वैल्यू है वो कितना है और C2 का वैल्यू, Q1 का वैल्यू क्या है वो भी लिख देना, Q2 का वैल्यू भी लिख देना। Q1 इज C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। ऐसा करके तुम Q1 निकाल सकते हो। और जब Q2 करते हो तो C2 ऊपर रहता है, नीचे C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज। ऐसे करके हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इधर पे ही इसको ही हम लोग थोड़ा सा आगे करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को इधर पे सॉल्व करते हैं और बताना इसका सॉल्यूशन। तो मुझे ये बताओ कि अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके देता हूं और मैंने इधर पे एक चीज किया, दैट इज 10 आया था ना, तो मैंने इधर पे क्या किया, इधर पे 10 लगा दिया और मैंने क्या किया, वो सेम ही है। ये काम पूरा सेम मैंने किया कि ये 6 माइक्रोफेराड है और ये मेरे पास 4 माइक्रोफेराड है। ठीक है। तो अभी इधर पे बेसिक तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, बेसिक आना चाहिए तुम्हें। तो बेसिक से ही हम लोग इधर पे सिर्फ स्टार्ट किया है। तो तुम्हें अभी इधर पे बताना ये है कि ये 20 वोल्ट ही है, सेम है, सिर्फ मैंने इधर पे एक एक्स्ट्रा 10 माइक्रोफेराड को भी ऐड कर दिया सर्किट में। तो इधर से अभी चार्ज जो निकलेगा इसको मैंने क्यू नेट का नाम दिया है। तो क्यू नेट का वैल्यू सबसे पहले बताओ, फिर इसमें जो भी चार्ज जाएगा वो तो क्यू नेट, देखो क्यू नेट निकला है तो क्यू नेट ही जाएगा इसमें, तो इसमें क्यू नेट चार्ज जाने वाला है। तो ये क्यू नेट का वैल्यू तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। और फिर से ये क्यू नेट इस तरफ जाने के बाद ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके इसमें लेट से गया Q1 और इसमें लेट से गया Q2। तो ये Q1 और Q2 का वैल्यू भी तुम्हें बताना है। ठीक है, Q1 और Q2 का वैल्यू भी तुम्हें बताना है। तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड इक्विवेलेंट सबसे पहले, फिर तुम्हें फाइंड क्यू नेट कितना निकला है बैटरी से। ठीक है, उसके बाद फाइंड Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 कितना होगा ये भी हमें निकालना, सारा चीज़ इधर पे निकालना है और तुम पॉज करके अभी निकालना स्टार्ट करो और हम लोग चलो अभी आंसर निकालते। देखो, पहले तो हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो हमें पता है ना 4 है। ये देखो ये 4 है, ये 4 माइक्रोफेराड था ना पूरा सेम। तो ये 4 और 6 का हमें ये दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है। सबसे पहले एक पैरेलल आएगा और पैरेलल में 6 और 4 होके कितना बन जाएगा, 6 और 4 का पैरेलल से 10 माइक्रोफेराड बन जाएगा। उसके बाद तुम्हें दिख रहा है कि एक सीरीज हो जाएगा, 10 और 10 का एक सीरीज आ जाएगा और 10 और 10 का जो सीरीज आएगा वो हम लोग ऊपर में इंटू करेंगे और नीचे में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। या तो डायरेक्ट 10/2 जो मैंने C/N सिखाया था ना, 10 अगर 2 बार लगा हुआ है तो 10/2 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये करो या तो ये करो, एक ही बात है। 100 डिवाइडेड बाई
ये 20 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, कैसे भी करो, तुम्हारा जो लास्ट आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, लास्ट आंसर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे आने वाला है दैट इज 5 माइक्रो फैराड। 5 माइक्रो फैराड तुम्हारा सी इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट देयरफॉर सी इक्विवेलेंट कितना आ गया तुम्हारा 5 माइक्रो फैराड। 5 माइक्रो फैराड आया। सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन करो तो आंसर आएगा तुम्हारा, इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो आंसर आएगा 10, और 10 और 10 का अगर निकालोगे तो 10 दो बार सीरीज में लगा हुआ है। सिमिलर कैपेसिटेंस अगर सीरीज में लगा हुआ रहता है तो C बाई एन फॉलो करते, तो 10 दो बार लगाए तो 10 बाई 2, 10 बाई 2 दैट इज 5। ऐसे कर लो, या तो ऊपर इंटू नीचे प्लस जो सिखाया था ऐसे कर लो, आंसर तो 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो क्या मैं अभी इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं? तो एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो, इक्विवेलेंट डायग्राम में सबसे पहले ये तो रह जाएगा, ये रहने वाला है हमारे पास 10 माइक्रोफैराड, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास और 10 आ गया था, और 10 माइक्रोफैराड आ गया। और उसके बाद अगर तुम देखोगे, अरे पता है, देखो ये 10 माइक्रोफैराड है, और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद फिर से आ गया हमारे पास 10 माइक्रोफैराड, और यही चीज तुम्हारा इधर पे 20 वोल्ट के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, और 10 10 का अभी कितना आ जाएगा, 10 10 का आ जाएगा तुम्हारा 5 माइक्रोफैराड। 10 10 का कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनता जाएगा, और लास्ट में आंसर आ जाएगा 5। तो अभी हमें चाहिए नेट, क्यू नेट चाहिए। तो क्यू नेट तो इधर से ही लास्ट में है ना, तो लास्ट वाला से तुम हमेशा क्यू नेट निकालोगे। ठीक है, हमेशा क्यू नेट कहाँ से आएगा, लास्ट सर्किट में जो कैपेसिटेंस बचेगा उसके थ्रू ही पूरा चार्ज जा रहा होगा, तो इधर से ही क्यू नेट हमेशा निकाल लेना। क्या हो गया आज, तो क्यू नेट जो भी आने वाला है वो तुम इधर पे लिख सकते हो, क्यू नेट इक्वल टू सी इंटू वी। तो क्यू नेट सी हमारा टोटल कितना आ गया 5, और वी अगर देखोगे तो 20, तो इट विल बी 100 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो 100 माइक्रोकुलम इस बार निकल रहा है तुम्हारा बैटरी से। ठीक है, 100 निकल रहा है। तो ये 100 निकलने के बाद, ठीक है, तो इधर पे अभी क्या आ रहा है, ये 100 इधर से निकलने के बाद ये Q1 और Q2 में इधर पे डिवाइड हुआ है। तो तुम्हें पता है कि Q1 अगर चाहिए तो मैंने तुम्हें बताया था कि C1 और V कर लो, और Q2 अगर चाहिए तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो C2 और V कर लो, या तो Q1 अगर तुम्हें निकालना है तो C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और इनटू तुम नेट चार्ज कर लो, और Q2 अगर निकालना है तुम्हें तो C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज कर लो Q। ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो, ये शॉर्टकट वाला चीज़ है, ये बोर्ड्स वाला चीज़ है। तो चलो हम लोग बोर्ड्स वाला सबसे पहले करते हैं। तो बोर्ड्स वाला करने से तुम इधर पे फंस जाओगे। कोई कोई क्या करता है, देखो ऑफलाइन में बच्चे क्या करते हैं, ऑफलाइन में बच्चे बहुत सिंपल मुझे बोलते हैं, सर हमें पता है कि इसका C1 कितना है सर, इसमें देखना हमें ये Q नेट मिल चुका है, हमें Q1 निकालना है। तो बच्चे बोलते हैं कि इधर पे सर C तो है हमारे पास 6, C तो हमारे पास क्या है, अरे हमारे पास जो C है ना वो तो सर 6 है, ये तो 6 है, और ये देखो सर 20 के साथ ये कनेक्टेड है, तो मैं इधर पे 20 लगा दूंगा, क्या लगा दूंगी, तो ये आ जाता है सर हमारे पास कितना 120 आ जाता है सर। अरे मैं उसके बाद ये बताता हूँ कि 100 तो निकल रहा है बैटरी से, तो 120 उससे कैसे जा सकता है, इधर से 100 निकल के इधर पे 120 कैसे जा सकता है, चार्ज इंक्रीज कैसे हो गया। ठीक है, मैं इसके बाद मैं ये पूछता हूँ, फिर उनको समझ आता है, अच्छा मतलब हम लोग जो सोच रहे हो वो गलत है, या तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, इसका C1 सही है, 6 है, बट क्या ये पूरा 20 इसको मिल रहा है, देखो इसमें मिल रहा था, इसमें पूरा 20 इसको मिल रहा था, पूरा 20 इसको मिल रहा था, पूरा 20 इसको मिल रहा था। ठीक है, 20 20 इसको मिल रहा था, क्योंकि इधर पे कोई और नहीं है,
डायरेक्ट 20 करके मैं दिखाया था तुम्हें कि इधर पे 0 0 करके कि इसके अंदर में 20 लगा हुआ है, तो इधर पे भी देखना पड़ेगा कि अगर ये 20 है तो इसको 20 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉप हो जाएगा। देखो अगर ये 20 है तो इधर पे 20 वोल्ट और इधर पे 0 लिख सकता हूँ। ये अगर 20 होगा तो इस पॉइंट में 20 वोल्ट लिख सकता हूँ, इस पॉइंट में 20 वोल्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इन दोनों पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते थे, 20 वोल्ट लिख सकते। ये 0 होने से इधर मैं 0 लिख सकता हूँ, इधर मैं 0 लिख सकता हूँ, इधर मैं 0 लिख सकता हूँ, इधर मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, 0 वोल्ट लिख सकते इधर, ये वोल्टेज है। ठीक है, बट इधर पे 20 होने से इधर पे मैं 20 नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि बीच में आ गया एक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, और वोल्टेज ड्रॉप जो कैपेसिटेंस कराएगा तो V इजिकल टू हमेशा क्या हो जाएगा, देखो Q इजिकल टू अगर CB होता है तो V इजिकल टू Q बाई C होगा कि नहीं, तो Q बाई C। तो इसमें Q कितना जा रहा है, तो Q नेट हमारे पास कितना आया है, 100 आया है, 100 इसके अंदर से जा रहा है, और इसका समझ आ रहा है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप V ड्रॉप जो होगा वो Q बाई सी होगा, Q बाई सी होगा। इसमें Q कितना जा रहा है देख लो 100, और इसका कैपेसिटेंस है 10, तो इससे अगर देखोगे ना तो 10 वोल्ट का क्या होगा, इधर पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब इसने 10 वोल्ट खा लिया। जब वो इसमें चार्ज कितना गया, नेट चार्ज कितना गया, नेट चार्ज इधर पे लिखा था, नेट चार्ज कितना गया 100, जब 100 इससे फ्लो किया होगा तब उसने वोल्टेज कितना ड्रॉप किया होगा 10, तो 20 से 10 इसने खा लिया, तो इधर पे कितना बचेगा, सिर्फ 10 वोल्ट ही बचेगा। 20 से 10 इसने खा लिया तो इधर पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस अगर देखोगे ना, इसके अक्रॉस तो 10 माइनस 0, मतलब इसके अक्रॉस 10 है, तो मतलब ये C1 और V के जगह में इस बार 10 लिखना पड़ेगा, तो 60 वोल्ट हो जाएगा तुम्हारा आंसर। वोल्ट नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये तुम्हारा चार्ज है तो माइक्रो कूलम हो जाएगा। उसी के जैसा इसमें भी अगर देखोगे ना, ये 10 है ये 0 है, तो इसमें भी तुम्हारा क्या हो रहा है, 10 वोल्ट का तुम्हारा पोटेंशियल आ रहा है, और ये 4 है तो C के जगह में तुम 4 लगाओगे, और पोटेंशियल के जगह में इधर पे 10 माइनस 0 मतलब 10 लगाओगे, तो यह आंसर तुम्हारा आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम। समझ आ गया। तो ये चीज तुम इधर पे समझ के तुम्हें करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें बिना समझ के करना था, ठीक है, इतना पोटेंशियल को डिवाइड डिवाइड नहीं करना है, इतना ज़्यादा समझना नहीं है, तो तुम इधर पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते थे। चलो शॉर्टकट में तुम्हें इधर पे दिखा देता हूँ कि शॉर्टकट अगर यूज़ करते और जल्दी से तुम्हारा आंसर आ जाता। कैसे, तो C1 बताओ, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट का तो फॉर्मूला में पता ही है। C1 का वैल्यू देखो, ये Q1 है तो C1 हो जाएगा तुम्हारा 6 डिवाइडेड बाई दोनों का प्लस मतलब आ जाएगा 10, और इनटू टोटल चार्ज कितना आया, टोटल चार्ज तो आया सर 100 इधर पे कर देते, टोटल चार्ज कितना आया 100, और 10 से 100 को काटो, इधर से देखो डायरेक्ट तुम्हारे पास 60 माइक्रोकूलम मिल रहा है। उसी के जैसा इधर पे C2 अगर देखोगे ना तो 4 है, और दोनों का प्लस अगर करोगे तो 10 है, और इनटू टोटल अगर देखोगे तो 100 आ रहा है, इसको काटो तो आंसर आ जाएगा 40 माइक्रोकूलम। समझ आ रहा है। तो जैसे भी करो आंसर तो सेम ही आ रहा है, जैसे भी तुम सॉल्व करो इसको आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो आंसर अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसको कोई भी एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। इजी ये तरीका, अच्छे से समझ लो। एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार देख के समझो, बट समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये सब 10 में तुम करते थे रेजिस्टेंस के साथ, फिर तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया होगा, और फिर अभी क्या कर रहे हो, कैपेसिटेंस में सेम चीजें कर रहे हो। ठीक है, तो आराम से इसको समझ के लिख लो। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा PYQs। इन द फॉलोइंग सर्किट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। और मैं इधर पे तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो भी कॉन्सेप्ट है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो भी होता है, सब कुछ इधर पे वैलिड है। तो एक्स्ट्रा करके पढ़ने का चीजें इधर पे नहीं है, क्योंकि करंट में तुमने बहुत डिटेली इसको पढ़ा है, तो इधर पे तुम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। तुम्हें अगर दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो डायरेक्ट तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि ये 2 माइक्रोफेराड इधर पे है, क्या है इधर पे 2 माइक्रोफेराड है, इधर पे भी देखो ये 2 माइक्रोफेराड है, इधर पे देखो 2 माइक्रोफेराड है, इधर पे भी 2 माइक्रोफेराड है, और बीच में भी ये जो चीज है ये भी 2 माइक्रोफेराड है। ठीक है, तो इधर से देख के तुम्हें पता चल रहा है कि ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और अगर ये एक वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो डायरेक्ट आंसर तुम इधर पे लिख के खत्म कर दो कि ये एक वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, और वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होने से हमें पता है कि बीच वाला को हटा देना होता है,
ठीक है, तो उसको हटा दो, तो इधर पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2 माइक्रोफेराड। इधर पे आएगा 2 माइक्रोफेराड, इधर पे आएगा 2 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, और ये हो जाएगा तुम्हारा कनेक्शन। ठीक है, बैलेंस स्टोन ब्रिज मतलब ये जो चीज होगा ये को इग्नोर कर सकते हैं। इसको अगर इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास यही सर्किट बचेगा। तो ये सर्किट में अगर देखोगे ए और बी के बीच में अगर देखोगे तो अगर चार्ज इधर से आया ना, तो चार्ज अगर इधर से जितना भी आया होगा तो इसमें जितना चार्ज जा रहा होगा उतना ही चार्ज जाएगा, उसमें इतना ही चार्ज जाएगा। तो मतलब ये एक आ गया हमारा सीरीज में, और ये भी अगर देखोगे तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा सीरीज में। अब सीरीज में तुम गलत आंसर मत इधर लिख देना, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है। तो सीरीज जो होता है ना, ये सीरीज में आ गया। देखो ये ऊपर में एक सीरीज आ रहा है और नीचे में ये भी एक सीरीज आ रहा है। तो ऊपर का अगर सीरीज में सॉल्व करता हूँ सी एस डैश या तो सी एस वन, मतलब पहला वाला सीरीज सी एस वन अगर मैं करूँ तो तुम्हें इधर पे आ जाएगा सीरीज में सी बाई एन मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। तो दो अगर देखोगे दो बार लगा हुआ है तो 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा तुम्हारा सीरीज में। और सी एस टू मतलब नीचे वाला जो सीरीज होगा उसमें भी अगर तुम देखोगे ना तो सी एन टाइम्स लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा दो बार लगा हुआ है तो वो आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। तो तुम अगर अच्छे से देखोगे इन दोनों का अगर तुमने सॉल्व किया और इधर पे आ गया तुम्हारा कितना कितना आया था 1 माइक्रोफेराड, और इसमें भी आ गया तुम्हारा 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, और दोनों अभी अगर देखोगे ना तो ये ए है टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है। तो ए और बी में अगर देखोगे ना ये अभी पैरेलल में आ गया है। अगर ये पैरेलल है तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो सी पैरेलल आ जाएगा। और सी पैरेलल हमेशा C1 प्लस C2 होता है। इधर पे 1 प्लस 1, तो इधर पे 2 माइक्रो फराड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। तो देखो इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना है। तो अच्छे से अगर इसको एनालिसिस करोगे, इधर पे तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है, तो इधर से अगर करंट निकला, इधर से करंट नहीं सॉरी चार्ज बोल दो अभी के लिए। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो इधर पे चार्ज अभी तुम्हें बोलना है क्योंकि ये कैपेसिटर है। तो ये इधर से चार्ज निकाल लो, चार्ज निकाल लो, यही चार्ज इधर पे आके डिवाइड होगा और ये इधर पे चला जाएगा। तो इधर पे जितना भी चार्ज आया ना, ये इन दोनों में सेम चार्ज जा रहा है। देखो सेम चार्ज अगर फ्लो होता है, ये देखो तीनों में, ये भी इसमें भी सेम जा रहा है। तो तीनों में सेम जा रहा है तो मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा चीज इधर पे सीरीज में लगा हुआ है क्योंकि चार्ज सेम जा रहा है तीनों में। और उसके बाद इसके साथ ये पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे तो 15 15 15 इधर पे 3 15 जो लगा हुआ है वो सीरीज में है। तो मैं इधर पे लिख सकता हूँ कि 15 माइक्रो फराड ऑल थ्री, 15 माइक्रो फराड is connected in series, connected in series, therefore उनका जो C सीरीज होगा, ठीक है, उनका जो C सीरीज होने वाला है वो आ जाएगा C बाई एन, क्योंकि ये सिमिलर है ना। सिमिलर और सीरीज में, सिमिलर अगर होता है तो हम लोग क्या लेते थे, सिमिलर अगर होता है तो C बाई एन यूज हम लोग करते थे। तो C बाई एन हो जाएगा। C कितना है इधर 15, और कितना बार लगा हुआ है 3 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 माइक्रो फैराड। ठीक है, अच्छा ये आ गया पूरा 5। तो इनको हटा के एक 5 लगा लो, इनको हटा के एक 5 लगा लो सर्किट में। तो तुम्हारे पास ये दिखेगा कि इधर पे एक बैटरी है, इधर पे एक बैटरी है, इधर पे 15 है, और ये पूरा 15 15 15 तीनों 15 हटाने के बाद मैं एक कैपेसिटर लगा रहा हूं जो कि 5 माइक्रोफेराड का है। ठीक है, तो ये 5 और ये 15 हो गया ना, ये 5 है और ये 15। तो ये अगर तुम देखोगे ना ये पैरेलली कनेक्टेड हो गया। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है ये। तो ये अगर पैरेलल कनेक्शन है तो सी पी जो आता है वो हमेशा C1 प्लस C2 आता है। तो इधर पे 5
और 15 इधर पे आ गया, दैट विल बी 20 माइक्रोफेराड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मतलब इसको हटा के तुम क्या कर सकते हो, 20 माइक्रोफेराड इधर पे यूज कर सकते हो, और ये तुम्हारा आ जाएगा ईएमएफ के साथ। ठीक है, और इधर आ जाएगा 20। सिंपल है। चलो आगे आगे और क्वेश्चन करते। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट। इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो दिख रहा है तुम्हें कि ये दोनों पहले पैरेलल कर लेना और इसके बाद इसके साथ सीरीज में कर लेना। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते। चलो, पैरेलल है, ये तुम्हारा 3 माइक्रोफेराड है और ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में तुम्हें आंसर पता है कि पैरेलल में जो आंसर आता है वो प्लस करके आता है। ठीक है, तो सी पैरेलल अगर इधर पे निकालोगे वो आ जाएगा C1 प्लस C2, तो इधर पे आ जाएगा 3 प्लस 3, तो आ जाएगा 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो इधर पे मैं लगा देता हूँ 6 माइक्रोफेराड। तो 3 और 6 ये दोनों सीरीज में आ गया। ये दोनों अगर सीरीज में आ गया तो मैं इधर पे क्या कर सकता हूँ, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल सकता हूँ। दैट इज ऊपर इंटू, याद है क्या सीरीज में क्या करते हैं, ऊपर इंटू और नीचे क्या कर सकते हैं दोनों का प्लस, तो आ जाएगा 18 और आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 9, तो दैट विल बी 2 माइक्रोफराड। ठीक है, सिंपल। फिर चलते हैं हम लोग आगे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, इसका हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलो सोचते हैं। पक्का यही दोनों टर्मिनल के बीच में हमें निकालना है। ठीक है, यही दोनों टर्मिनल के बीच में निकालना है, तो कैसे आएगा आंसर। तो अगर अच्छे से थोड़ा बहुत सोचोगे और शॉर्ट सर्किट वगैरह अगर तुम्हें पता है, तो देखो इधर से चार्ज जितना भी आया होगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, इधर से चार्ज जितना भी आया होगा वो इधर पे लेट से Q1 और इधर पे लेट से Q2 से डिवाइड हो गया। ये Q1 आगे गया होगा, ये Q1 आगे गया होगा, तो Q1 को अभी दो रास्ता मिल रहा है। एक रास्ता में एक कैपेसिटर बैठा हुआ है, ठीक है, और एक रास्ता में कुछ नहीं है। तो हमेशा जो चार्ज होता है, जो तुम्हारा करंट होता है, वो खाली रास्ते से जाना पसंद करता है हमेशा। ये सब शॉर्ट सर्किट में समझाया था मैंने तुम्हें करंट में कि ये Q1 ना इधर आके डिवाइड नहीं होगा, ऐसे डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खाली रास्ता है, तो खाली रास्ता से अगर मैं बी पॉइंट में जा सकता हूं तो क्यों मैं डिवाइड हूं इधर पे, क्यों मैं इधर पे और एक कैपेसिटेंस से फ्लो करूं या तो और एक रेजिस्टेंस से मैं फ्लो करूं। इसलिए पूरा Q1 ऐसे चला जाएगा और इधर से अगर देखो ना Q2 इसके अंदर आएगा, Q2 इसके अंदर आएगा, Q2 ऐसे चला जाएगा, इसमें डिवाइड ही नहीं होने वाला है क्योंकि उसके पास जाना चाहता ही नहीं है कोई। ठीक है, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल चुका है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो ये जो सी है ना वो एक्चुअली क्या हो चुका है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है। मतलब ये सी एक्चुअली हमारे सर्किट में नहीं है, हमारे सर्किट में ये सिर्फ दो है, तो बस हो गया। ये दोनों देखो ऊपर, ये ऊपर बैठा हुआ है, ये नीचे बैठा हुआ है, ये ए और बी के बीच में ये एक लगा हुआ है, ए और बी के बीच में ये लगा हुआ है। तो मतलब हमारे पास ये सर्किट स्मॉल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, सिर्फ सी और नीचे ये क्या आ गया, सी आ गया। तो सी और सी का तुम्हें क्या करना है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सी और सी इधर पे देखोगे तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, C1 प्लस C2 करते हैं, इधर पे C प्लस C करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2C। सिंपल। आगे बढ़ते। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर 3 and 16 माइक्रोफेराड when they are connected in series and parallel respectively. The capacitance of two capacitor are, मतलब तुम्हें यह बताया गया है कि जब C1 and C2 हमारे पास दो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, दो कैपेसिटर का दो कैपेसिटेंस है C1 and C2। लेट करके मैंने कैपेसिटेंस ले लिया, लेट कैपेसिटेंस बी C1 and C2। ठीक है, अच्छा अब देखो 3 माइक्रोफेराड और 16 माइक्रोफेराड हमें मिलता है जब सीरीज में और पैरेलल में। मतलब हमें दिया हुआ है कि CS जब निकालोगे इनका जब CS करोगे, C1 और C2 का CS कितना होता है, ऊपर इंटू नीचे प्लस करते हैं ना, यही तो होता है सीरीज में। तो इनका सीरीज में जो आंसर आ रहा है वो दिया हुआ है
कि इसका जो सी इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है 3। कितना आता है? 3 माइक्रोफेराड, 3। ठीक है, और इसका पैरेलल में दिया हुआ है, पैरेलल में दिया हुआ है, तो पैरेलल तो C1 प्लस C2 होता है, और C1 प्लस C2 का वैल्यू दिया हुआ है 16 माइक्रोफेराड। देखो यही इधर पे दिया हुआ है कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है और C1 और C2 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो बस इधर पे सॉल्व कर लो, इधर से C1 और C2 का वैल्यू निकाल लो। C1 C2 इज अगर देखोगे तो आ जाएगा 3 C1 प्लस C2। ठीक है ना, यही मिलने वाला है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व कर सकते? इधर से C1 प्लस C2 को इधर पे हम लोग बिठा सकते और हमें इधर पे प्रोडक्ट मिल जाएगा C1 और C2, और इसको जब यूज करेंगे तो इधर पे 3 और ये आ जाएगा तुम्हारा 16 है ना, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर या तो टू कैपेसिटेंस पता चल गया, दैट इज 48, और हमें सम भी पता है, तो हम लोग अभी क्या इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। अभी प्रॉपर मैथ्स से, जो बेसिक मैथ्स में मैं सिखाता हूँ कि C1 और C2 का अगर स्क्वायर करोगे तो इसको क्या तुम अभी प्लस मतलब इनका समेशन और प्रोडक्ट में लिख सकते हो। यस लिख सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर लो, और इसको अभी कर लो 4C1 C2। देखो ये पूरा बैलेंस्ड है। कैसे? C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस प्लस आएगा प्लस ट्वाइस C1 C2। इसको जब -4 C1 C2 के साथ करोगे तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा -C1 C2 आ जाएगा, -2 C1 C2, और इसको भी अगर तोड़ोगे तो यही चीज तो बनने वाला है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो जाएगा? बैलेंस है। तो इधर से मुझे C1 माइनस C2 हमें निकालना है एक्चुअली, तो ये मैथ लगा के हम लोग निकाल सकते हैं अभी। तो ये जो आ जाएगा तुम्हारे पास आ जाएगा C1 प्लस C2 कितना हमें पता है? 16 पता है, तो 16 स्क्वायर। ठीक है, और 4 C1 C2, 4 C1 C2 कितना आ जाएगा? 48। ठीक है ना, देख लो एक बार, पूरा सही है। ठीक है, देख लिया। तो देखो, तो 16 स्क्वायर हमें पता है कि 256 आएगा, और -4 और 48 अगर करोगे तो आने वाला है 192। ठीक है, इनको अगर माइनस करोगे तो 4 और इसको माइनस करोगे 6, तो 64 आने वाला है। कितना आने वाला है? 64। ठीक है, तो इधर से C1 माइनस C2 का स्क्वायर जो आया है वो 64 आएगा, तो C1 माइनस C2 का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, 8 आ गया, 8। ठीक है, +-8 इधर लिख सकते हैं, बट माइनस नहीं होगा क्योंकि ये कैपेसिटेंस वगैरह है इसलिए। तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव में आंसर ले रहे। C1 और C2 का अगर वैल्यू तुम्हें पता चल गया, और तुम्हें अगर C1 प्लस C2 का वैल्यू पता है, तो आराम से तुम इन दोनों को सॉल्व कर लोगे ना, बस हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, 2 और 3 को सॉल्व कर लो, बस हो गया सॉल्विंग। 2 एंड 3, 2 एंड 3 को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2 आता है तुम्हारे पास 16, और C1 माइनस C2 आता है तुम्हारे पास 8। तो दोनों को अगर हम लोग ने प्लस कर लिया तो ये आ जाएगा 2C1, इसको कैंसिल हो जाएगा। ये अगर तुम प्लस करोगे तो 24 आएगा, तो C1 आ जाएगा 12। C1 अगर 12 है तो हमें पता है किसी भी एक जगह में बिठा दो, C1 माइनस C2 अगर 8 है तो ये अगर 12 है तो C2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? C2 का वैल्यू आना चाहिए 4। ठीक है, तो C1 का वैल्यू आ जाएगा 12 माइक्रोफेराड और C2 का वैल्यू आ जाएगा 4 माइक्रोफेराड। जल्दी से लिख लो और चलो आगे। देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो ये हम लोग ने करंट में भी पढ़ा था कि हमें इधर पे निकालना है फाइंड C इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? अक्रॉस A एंड B। अक्रॉस A एंड B तुम्हें C इक्विवेलेंट निकालना है। इधर क्या करेंगे बोलो? तो तुम्हें इधर पे देख के यही पता चल रहा है कि इधर पे दो खाली वायर दिख रहे हैं हमें। तो ये जो खाली वायर है ये अगर ए है तो इधर पे तुम ए लिख सकते हो क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट को भी ए ही लिख सकते हो क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा। ये पॉइंट अगर ए है तो इस पॉइंट को भी ए ही लिख सकते हो क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट को ए होने से इस पॉइंट को भी ए ही लिख सकते हो क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा। उसी के जैसा ये अगर बी है तो इस पॉइंट को बी लिख सकते हो, ये अगर बी है तो इस पॉइंट को बी लिख सकते हो,
ये अगर बी है तो इस पॉइंट को बी लिख सकते हो, खाली वायर है ना, तो इस पॉइंट को भी तुम बी लिख सकते हो। ठीक है, तो इधर से अगर अच्छे से देखोगे हमें ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो ए और बी को ऐसे ड्रॉ कर लो, ए और बी को ड्रॉ कर लेते हैं हमेशा, और इसके एक्रॉस दो वायर लगा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके बीच में ही तुम्हारा क्या है, एक्रॉस जिसके जिसके जैसे कि ए और बी के एक्रॉस है, मतलब ए और बी में क्या लगा हुआ है, ए और बी में तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो ए और बी में अगर बैटरी लगा हुआ है तो इधर से ऐसे वायर छोड़ देना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इधर पे एक्चुअली बैटरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे जाके। अच्छा, इधर पे देखो, ए और बी के बीच में ये लगा हुआ है, बी और ए के बीच में ये लगा हुआ है, और ए और बी के बीच में ये लगा हुआ है, मतलब तीनों अगर अच्छे से देखोगे ना, ए और बी के बीच में ही लगा हुआ है, मतलब तीनों इधर पे 6 जो माइक्रोफेराड है ना, तीनों इधर पे पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तो क्या कनेक्शन होना चाहिए ये, अगर ए और बी के बीच में लगा हुआ है तो ये क्या कनेक्शन होना चाहिए, तो ये होना चाहिए तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ऐसे लगा हुआ है तीनों, इसके एक्रॉस में लगा हुआ है, दैट इज 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, और तुम्हें पता है कि सी पैरेलल कितना होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, और अगर तीनों सेम है तो डायरेक्ट हम लोग NC का यूज भी कर सकते हैं। N मतलब कितना बार लगा हुआ है, और C मतलब कितना लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं कि 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बात। तो चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, ये वेस्टर्न बेस का क्वेश्चन है, करंट में भी तुमने किया था, चलो अभी कैपेसिटर में भी हम लोग कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें निकालना है फिर से सेम, फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस X एंड Y, X और Y के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये पॉइंट X दिया हुआ है, अगर ये पॉइंट X है तो क्या मैं इस पॉइंट को भी X ही नाम दे सकता हूँ, X, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक है, ये अगर पॉइंट Y है तो क्या मैं इस पॉइंट को भी Y बोल सकता हूँ, इस पॉइंट को Y बोल सकता हूँ, और इस पॉइंट को भी Y बोल सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी हमें याद है कि हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हम लोग ने लिया था, क्योंकि और कुछ ये Y को और आगे नहीं लिख सकते, इस X को और आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में कैपेसिटेंस आ रहा है। तो मैंने खुद से कुछ नामकरण कर दिया इसका, लेट से P, तो इस पॉइंट को भी P लिख सकते, और एक नाम चाहिए होगा हमें, दैट इज Q, तो इस पॉइंट को भी Q लिख सकते। तो मैंने एडिशनल 2 पॉइंट को मैंने लिया था। ठीक है, करंट में भी सेम, इधर पे भी सेम, और जिसके एक्रॉस निकालना है उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, और ऐसे वायर का कनेक्शन इसमें देना है, ताकि तुम्हें समझ आए कि इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से इनके अंदर ही तुम्हारा क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। और इस पॉइंट और ये पॉइंट हमने खुद से इधर पे इंट्रोड्यूस किया, P और Q, खुद से हम लोग ने P और Q को इंट्रोड्यूस किया था, तो ऐसा दिख रहा है तुम्हें। तो अभी इधर से देख लो, X और P के बीच में C लगा हुआ है, तो X और P के बीच में इधर पे C लगा हुआ है। उसके बाद अगर तुम देखोगे P और Q के बीच में C लगा हुआ है, तो P और Q के बीच में इधर पे C लगा हुआ है। फिर अगर देखो ऊपर में X और Q के बीच में, X और Q के बीच में C लगा हुआ है, तो X और Q के बीच में इधर पे एक C लगा लो। और अगर तुम देखोगे Q और Y के बीच में C लगा हुआ है, Q और Y के बीच में एक C लगा लो। और नीचे अगर देखोगे P और Y के बीच में C लगा हुआ है, तो P और Y के बीच में C लगा लो। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख जाएगा, और ये स्ट्रक्चर अगर देखने से तुम्हें पता है कि ये एक वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि डायगोनल का इनटू अगर करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इसको हम लोग वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज बोल सकते हैं। और अगर तुम्हारे पास अगर एक वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज आता है, तो वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज आने से हमारा आंसर जो आता है वो कैसे आता है, हमेशा मिडिल वाला को हम लोग क्या समझते हैं कि
जो C5 होता है उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर। C5 को इग्नोर कर दो, मतलब इसको इग्नोर कर दो, तो तुम्हारा जो सर्किट बनेगा वो इधर X रहेगा, इधर पे C रहेगा, इधर पे फिर से C रहने वाला है, और इधर पे फिर से C रहने वाला है, और इधर पे फिर से C रहने वाला है, और ऐसे आने वाला है। ठीक है, बीच वाला गायब कर दिया है, तो ये C है, ये C है, ये C है, ये C है। तो इधर से तुम्हें दिख रहा होगा ये Y है, इधर से तुम्हें दिख रहा होगा कि ऊपर में ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा, ये जो इसमें जितना चार्ज जाएगा इसमें सेम चार्ज जाने वाला है, तो ये दोनों क्या हो गया सीरीज में, और नीचे इसमें जितना चार्ज जाने वाला है इसमें पूरा सेम चार्ज जाने वाला है, तो ये भी सीरीज में हो गया। तो ऊपर में एक सीरीज ये मिल गया और नीचे एक सीरीज ये मिल गया, और दोनों बाद में पैरेलल में आ जाएगा। तो ऊपर में अगर सीरीज देखोगे, सीरीज में आंसर कितना आता है, तो सीरीज में आंसर आता है C/2। तुम्हें पता है सीरीज में C/n का फंडा चलता है, तो C अगर दो बार लगाओगे, देखो C अगर दो बार सीरीज में लगाओगे तो C/2, तो नीचे में भी अगर तुम देखोगे तो C को दो बार लगाया तो C/2। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे ये X है, तो इधर से अगर देखोगे ये Y है, और C/2 अगर देखोगे ना, ये क्या है, पैरेलल है, तो C पैरेलल क्या हो जाएगा हमेशा, C1 प्लस C2, क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, तो ये C/2 प्लस C/2, आंसर आ जाएगा C। ठीक है, इसी तरह रेजिस्टेंस में भी आंसर R ही आता था। अगर ये सिस्टम होता है रेजिस्टेंस में तो आंसर R ही आ रहा था, और इसी के जैसा तुम्हारा कैपेसिटेंस में भी जो आंसर आता है वो लास्ट में C आता है। ठीक है, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, आराम से देख लो, और फिर हम लोग आगे करते हैं सॉल्व। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो अभी इसके जैसा लास्ट दो क्वेश्चन पहले, एक क्वेश्चन क्या था ना, सेम ही है, इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा कि शॉर्ट सर्किट वगैरह का केस। तो लेट्स से इसका नाम करण कर देते, एक्स और वाई के बीच में हमें निकालना है। मतलब इधर से अगर चार्ज निकला तो यही चार्ज इधर पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कुछ, और इधर पे कुछ डिवाइड हो जाएगा। यही चार्ज इसमें तो जाएगा, इसमें से जाएगा उतना ही, और इस पॉइंट में आके ऐसे डिवाइड हो जाएगा। यही चार्ज क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में आके डिवाइड हो जाएगा, इधर आएगा। फिर उसको अभी दो ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, एक तो इधर जाने का और एक तो इधर जाने का, दोनों ऑप्शन है। लेकिन इधर पे एक कैपेसिटेंस बैठा हुआ है और इधर पे पूरा खाली वायर बैठा हुआ है। तो हमेशा मैंने तुम्हें बताया है कि खाली वायर से पास होगा, क्यों मैं बेकार में कोई एक रेजिस्टेंस या तो कैपेसिटेंस से फ्लो करूंगा। अगर मेरे पास सीधा रास्ता है तो इसके पास अगर देखोगे खाली वायर है तो मतलब ये सीधा चला जाएगा, इधर से कोई चार्ज का क्या नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उसी तरह नीचे से जो ये आएगा, नीचे से आएगा, इधर से तुम्हें एक कुछ चार्ज मिलेगा, ये दोनों चार्ज मिलके इससे जाएगा, इधर से कुछ आ जाएगा क्या, नहीं, तो इसलिए वो चार्ज इधर से कुछ नहीं आ रहा है तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, और ये इधर से चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये तुम्हारा शॉर्ट सर्किट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इधर पे कोई कैपेसिटेंस इधर नहीं है। अगर इधर एक कैपेसिटेंस होता, इधर एक होता, तो जाके थोड़ा थोड़ा में डिवाइड होता, बट इधर पे कोई नहीं है, खाली रास्ता है, तो वो खाली रास्ता से आना पसंद करेगा, ना कि इससे होते हुए। तो इसलिए पूरा चार्ज इधर से चला गया, इधर से पूरा चार्ज आया। तो तुम्हारे पास अगर देखोगे ये तो नहीं है, अभी सर्किट को बनाओ, अभी सर्किट में क्या क्या है वो बनाओ। तो ये आ जाएगा तुम्हारा C, ये आ जाएगा C, ये आ जाएगा C, तो इधर पे C, इधर पे C। ठीक है, और अगर देखोगे ये वायर डायरेक्टली क्या हो रहा है, तुम्हारा पाई के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये X है। तो इधर से और एक कंक्लूजन तुम ड्रॉ कर सकते हो कि अभी अगर तुम सर्किट को अच्छे से देखोगे तो इधर से जो चार्ज जाने वाला है, इधर से जो चार्ज जाने वाला है, ठीक है, क्या ये इधर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि उसको खाली रास्ता ऊपर से मिल रहा है। फिर से सेम सेम पॉइंट, खाली रास्ता उसको मिल रहा है। इधर से भी अगर देखोगे जो चार्ज आ रहा होगा, जो चार्ज इधर पे आ रहा होगा, उसको पूरा खाली रास्ता मिल रहा होगा, इधर से नहीं जाएगा, वो खाली रास्ता मिल रहा होगा और वो इधर से चल, समझ आ गया। तो मतलब इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों ही कैपेसिटेंस इधर पे कोई काम का नहीं है, ये दोनों ही कैपेसिटेंस इधर पे कोई काम का नहीं है। तो दोनों को हटा दो, तो दोनों को हटाने से तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ इधर पे एक C रहेगा और इधर पे एक C रहेगा। सबसे पहले हमने एक
कैपेसिटेंस को हटाया और फिर से मैंने जब कहानी को अच्छे से देखा तो मुझे दिखा कि अच्छा ये करंट तो ऊपर से ही चला जाएगा, ये तो नीचे से ही चला जाएगा, के अंदर तो करंट जाएगा नहीं, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, सेम रीजन। तो सी और सी का अगर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये पैरेलल में हमेशा आंसर C1 प्लस C2 आता है। तो आंसर इज C1 प्लस C2, दैट इज C प्लस C, दैट विल बी 2। ठीक है, सिंपल। अभी चलते हैं आगे। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं। चलो, a capacitor is made of a flat plate area A and a second plate having stair like structure as shown in figure. If the area of each stair is A by 3 and height is D, capacitance of the arrangement is। तो सबका एरिया दिया हुआ है, तो तुम अगर देखोगे ना तो सबसे पहले ये और ये लेके सबसे पहले इधर पे डिस्टेंस अगर देखोगे तो D दिया हुआ है, तो एक कैपेसिटर इधर पे मुझे दिख रहा है। तो ये कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस लेट से मैं C1 लिखता हूँ, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया A बाई 3 और डिस्टेंस अगर देखोगे D, सेपरेशन देखोगे तो D दिया हुआ है। और उसके बाद अगर तुम देखोगे ना तो ये दिया हुआ है हमारे पास, और इनके बीच में क्योंकि और एक चाहिए होता है ना, 2 प्लेट चाहिए होता है, तो ये एक प्लेट हो गया और नीचे वाला एक प्लेट हो गया। दोनों के बीच में अगर सेपरेशन देखोगे इस बार 2D हो गया होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ये D है, ये D है, तो दोनों के बीच में अभी देखोगे तो ये एक कैपेसिटर दिख रहा होगा, ये प्लेट और ये प्लेट मिला के एक कैपेसिटर होगा। दैट इज इनका अगर कैपेसिटेंस लिखना है C2, और C2 कितना हो जाएगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट A के जगह में A बाई 3 बिठाओगे और D के जगह में 2D बिठाओगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 6D आ जाएगा। ठीक है, और इधर पे एक चीज इधर पे मेंशन किया हुआ है जो इधर पे नहीं दिया गया, दैट इज ये जो चीज है पूरा, वो पूरा एक ही, ये पूरा प्लेट एक ही पोटेंशियल में। ठीक है, लेट से दिस इज V, और ये पूरा प्लेट एक ही पोटेंशियल में, लेट से दैट इज 0। ठीक है, ये दिया हुआ है 0, और इधर पे ये 0 वोल्ट में और ये V वोल्ट में, ये पूरा दिया हुआ है। ये चीज इधर पे नोट कर लेना, ये दिया हुआ है। ठीक है, और C3 अगर हमें चाहिए, C3 मतलब पूरा ऊपर वाला ये प्लेट और इस प्लेट के बीच में अगर डिस्टेंस देखोगे वो 3D हो चुका है, और एरिया तो A बाई 3 है, तो एरिया के जगह में A बाई 3 बिठाओगे, बट इधर पे अगर देखोगे तो हमें 3D बिठाना पड़ेगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 9D हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो तीनों कैपेसिटेंस हमें मिल चुका है। तीनों कैपेसिटेंस अगर हमें मिल चुका है तो हमें अभी क्या चाहिए, देखो ये सब प्लेट V में है और ये सब प्लेट अगर तुम देखोगे तो 0 वोल्ट में है। तो ऐसा अगर होता है तो तीनों ही प्लेट का इधर पे जो कैपेसिटी है वो सेम पोटेंशियल के बीच में है। तो सेम पोटेंशियल के बीच में अगर होता है तो पैरेलल कनेक्शन होता है, और इधर पे ये पैरेलल कनेक्शन अगर हमें चाहिए तो हम लोग हमेशा C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं। ठीक है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 का आंसर निकाल लो तो आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई, ये पहले वाला आया था 2D, D आया था सॉरी, ये 3 नीचे आएगा ना, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 3D आया था सबसे पहले, और ये अगर देखोगे तो 6D आया था, एप्सिलॉन नॉट A बाई 6D, और लास्ट वाला अगर देखोगे तो 9D आया था, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 9D आया है। ठीक है, पैरेलल है ना, तो सबको मैंने प्लस कर दिया। तो इधर पे तुम्हें दिख रहा होगा तो 9D इधर पे क्या आ जाएगा, तुम्हारा LCM आ जाएगा 9D, तो इसके साथ करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा, और इसके साथ अगर इसका देखोगे, अच्छा 9D नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3, 6 और 9 का अगर देखोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2, और ये आ जाएगा 3, 2 और ये आ जाएगा 3, 6, 18 आ जाएगा ना, तो 18D इधर पे लिख देता हूँ। तो ये अगर देखोगे तो 6 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा, और इधर अगर देख लोगे तो 3 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा, और इधर अगर देख लोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा। ठीक है, तो सबको अगर प्लस कर लोगे तो ये आ जाएगा 11 एप्सिलॉन नॉट A बाई 18D, एंड दैट इज योर फाइनल
आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर यही है, दैट इज 11 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 18d। देख लो एक बार, ये मैंने C1 लिखा, ये मैंने C2 लिखा, ये सब इधर पे लिखा, और ये मैंने C3 लिखा, और क्योंकि सब इधर पे सेम पोटेंशियल के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, इसके वजह से मैंने क्या कर दिया, ये तीनों प्लेट का जो पोटेंशियल है वो सेम है, ये तीनों इधर पे 3 प्लेट है, वो तीनों प्लेट का भी सेम ही है, मतलब ये सब इधर पे एक्चुअली पैरेलली लगा हुआ है। और अगर पैरेलली लगा हुआ है तो सबको प्लस कर दो, और सबको प्लस करके मैंने इधर पे एलसीएम ले लिया, और वो एलसीएम देख लो 18 आया है ना, 18d आया है, तो इधर पे आ जाएगा 6, इधर पे आ जाएगा 3, और इधर पे आ जाएगा 2। तो सबको अगर प्लस करोगे तो 11 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 18d आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। 4 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देख लो ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, तो ए और बी का हमें कैपेसिटेंस बताना है, चलो बताते हैं। ठीक है, तो ये है तुम्हारा बी पॉइंट मुझे दिख रहा है, ये है तुम्हारा ए पॉइंट मुझे दिख रहा है। ये अगर ए पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूं ना ये भी ए पॉइंट ही होगा। ठीक है, ये अगर ए पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूं ना ये भी ए पॉइंट होगा, ये भी ए पॉइंट होगा, ये भी ए पॉइंट होगा, ये भी तुम्हारा ए ही पॉइंट होगा, ये सब हम लोग बोल सकते हैं। ये अगर बी पॉइंट है तो मैं बोल सकता हूँ ये भी बी पॉइंट होगा, ये भी बी पॉइंट होगा, ये भी बी पॉइंट होगा, ये भी बी पॉइंट होगा। ठीक है, उसी के जैसा ये भी तुम्हारा बी पॉइंट ही होगा, और ये भी जॉइंट में तुम लिख सकते हो बी पॉइंट होगा, ये भी तुम्हारा बी पॉइंट ही होगा। ये अगर बी हुआ तो ये भी बी पॉइंट हुआ। तो मतलब इधर पे अगर अच्छे से देखोगे ना तो बी ए के बीच में ये लगा हुआ है, ए और बी के बीच में ये लगा हुआ है, बी और ए के बीच में ये लगा हुआ है, ए और बी के बीच में ये लगा हुआ है, मतलब सब ए और बी के बीच में लगा हुआ है। खत्म कहानी, कि ए और बी के बीच में ही सब कुछ इधर पे कनेक्टेड है, तो सब इधर पे एक्चुअली पैरेलली कनेक्टेड है। देखो इतना आसान सा क्वेश्चन दिया है, बी और ए के बीच में सबसे पहले मुझे दिखा दैट इज सी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सबसे पहले ऐसे दे देते, ये वाला हो गया। ठीक है, फिर ए और बी के बीच में सी लगा हुआ है, तो फिर से ए और बी के बीच में इधर पे सी लगा हुआ है। फिर अगर देखो ना बी और ए के बीच में सी लगा हुआ है, फिर बी और ए के बीच में सी लगा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 हो गया, और फिर ए और बी के बीच में सी लगा हुआ है, तो ए और बी के बीच में फिर से और एक सी है इधर पे। तो इधर पे चारों अगर तुम देखोगे ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, और चारों अगर ये पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है तो चारों का आंसर जो आना है पैरेलल कनेक्शन में वो आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, या तो क्योंकि ये सिमिलर है तो NC का यूज कर सकते हैं। N मतलब कितना बार लगा हुआ है, और C मतलब कितना, तो ये तो C लगा है ना, तो 4C, C प्लस C प्लस C प्लस C। ठीक है, C प्लस C प्लस C प्लस C, तो 4C तो आएगा, तो आंसर 4C। NC यूज करो या तो सबको प्लस करो, एक ही तो बात होता है, तो आंसर इज 4C। देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन 25 में पूछा हुआ है। ठीक है, सी का ऐसे तो कुछ वैल्यू तो अच्छा दिया हुआ है, 16 फेराड दिया, माइक्रोफेराड दिया हुआ है। 16 माइक्रोफेराड अगर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 64 माइक्रोफेराड। इसलिए इधर पे पूछ रहा है कि इन फेराड कितना होगा आंसर, तो आंसर इज 60, आंसर इज 64। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सीरीज और पैरेलल का और भी ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसमें ओलंपियाड का क्वेश्चंस करेंगे, जेई एडवांस का क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो जरूर आना नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए। बट ये जो बेसिक मैंने इधर पे करवा दिया है, प्रैक्टिस करवा दिया है, बहुत सारा मैंने इधर पे क्वेश्चन करवाया, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो करवा दिया है, तो आराम से तुम उसको देखो, सीखो, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आना। कुछ भी अगर डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।